व्यूअर्स को ये बोलना चाहूंगा कि आपको पहली बात तो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, जो बोल बिल्कुल। रहा है वो बोलने देना है। इसके बाद मैं आपको एक लाइन पे एक बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। गुड। हेलो डियर, वेलकम टू अवर चैनल। एक लंबे समय अंतराल के बाद हम एक इंटरव्यू शूट करने के लिए आए हुए हैं। हमारे चैनल पे बराबर कंटिन्यू इंटरव्यू अपलोड किए जाते हैं, लेकिन अभी पिछले 2 से 3 मंथ के अंदर हमने कोई इंटरव्यू शूट नहीं किए हैं। शॉर्ट्स वीडियो डाले हुए और कुछ दूसरे वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं। तो इंटरव्यू के लिए क्या होता है कि हमें अरेंज करना पड़ता है समय, टाइमिंग, और जो बंदे का इंटरव्यू होता है तो उनसे बात करके हमको मैनेज करना होता है जी। तो उसी क्रम में लेकर के हम आपके पास आज आरआरबी टेक्नीशियन की पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हमारे गौरव भाई हमारे साथ में है। सबसे पहले गौरव भाई, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जी। तो सभी दर्शकों को मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आरआरबी टेक्नीशियन के लिए जो भी स्ट्रेटजी के साथ भाई ने पढ़ाई की है, इनका सिलेक्शन 2025 में अप्रैल के मंथ में हो चुका है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी कंप्लीट है जी। तो इसको देखते हुए कि आगे जो भी वैकेंसियां आएंगी या फिर जो वैकेंसियां चल रही हैं आरआरबी टेक्नीशियन की, आरआरबी एलपी की, एनटीपीसी की और ग्रुप डी का एग्जाम भी होने हैं, तो इन सारे एग्जामों से भाई निकल करके आज एक फाइनल सिलेक्शन में बैठे हुए हैं। इसके पहले इन्होंने कौन कौन से एग्जाम दिए, कहाँ से पढ़ाई की, क्या 12th किया और कितना समय लगा जी। और क्या स्ट्रेटेजी रही और क्या बीच बीच में इनके साथ डिस्ट्रैक्शन आए जो अपना आउट ऑफ सिलेबस हुए, ये सारी चीजें हर छात्र स्टूडेंट्स के साथ में होती हैं, हम लोग के साथ में भी हुई है। तो वही कंडीशन हमारे भाई के साथ में भी है। तो मैंने आपको ये भाई का एक पूरा पीछे का बैकग्राउंड मैंने बोला कि किस तरीके से मतलब समस्याएं आती है, तो उसमें से किस तरीके से निकल के आपको आगे आना है और क्या क्या समस्याएं भाई ने फेस की है। तो सबसे पहले आप अपना इंटरव्यू दीजिएगा गौरव भाई। मेरा नाम गौरव श्रीवास्तव है, मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से? जहानाबाद। जहानाबाद से जी जी जी। मेरा 2015 में इंटर हुआ था। इसके बाद जब हम कानपुर सेटल हुए यहाँ पर, तो फिर हमने ये जो स्टार्टिंग पे होता है एयरफोर्स नेवी की तैयारी करना, वो हमने स्टार्टिंग में तैयारी की। कल था आपका 2015 पे हो गया। फिर सर तैयारी अच्छी थी, सिलेक्शन भी हुआ, बट फिजिकल के कारण मैं बाहर हो गया। फिजिकल मेरा अच्छा नहीं था। सिलेक्शन कहाँ पर हुआ? मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ। एयरफोर्स सिलेक्शन हुआ। एक बार सिलेक्शन एयरफोर्स में हुआ, एक बार नेवी एसएसआर में हुआ, बट फाइनल फिजिकली नहीं हो पाया। फिजिकली में फिजिकल क्लियर नहीं कर पाया। मतलब एग्जाम क्लियर हुआ, इसके बाद फिजिकल क्लियर नहीं। उस दौर में क्या था कि सारा कुछ प्रोसेस एक ही दिन का होता था। जी एक ही दिन का होता था और ऑफलाइन होता था। सेंटर पे जाके ही होता था। सेंटर पर जाकर ही आप एग्जाम देंगे और आपको 1 घंटे बाद रिजल्ट भी दे देंगे। रिजल्ट तो हुआ, बट मेरा फिजिकल कमजोर था तो नहीं हो पाया। फिर आगे इसके बाद फिर हम लोग तैयारी करते रहे। इसके बाद थोड़ा समय पढ़ाई से भटक गया। पढ़ाई से भटक के और चीजों में इन्वॉल्व हो गया। पास किया, इंटर के बाद फिर ग्रेजुएशन के बीच का जो दौर था वो आपने डिफेंस के लिए ट्राई किया। देन फिर वो जैसे ही ग्रेजुएशन होता है फिर आप दूसरे सेक्टर पे गए। जी दूसरे जोन पर चले गए। फिर थोड़ा सा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गए। मतलब कि पढ़ाई के बीच में वहां पर बाधाएं आ गई, क्योंकि हम एक गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और हमारे लिए कानपुर आकर इन्वॉल्व करना, ये चीजें देखकर बिगड़ना नॉर्मल सी चीज है। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए हम लोग यहाँ पर आकर। फिर जैसे बिगड़ने का मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग से इंटर की गांव घर से किया, लेकिन जैसे सिटी में आया तो एक तरीके से बोला जा सकता है कि हमें सिटी का प्रभाव हो गया। मतलब वहाँ की लोकल डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं। डिस्ट्रैक्ट हो गया। फिर चलता रहा समय ऐसे ही। ऐसा कुछ था नहीं कि हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, बट ये था कि एक चीज थी कि क्योंकि गांव क्षेत्र से बिलोंग करते थे तो इतना हम लोगों के यहाँ नौकरी इंपॉर्टेंट होती है, तो तैयारी करते रहे, बट कोई तैयारी मतलब डिस्ट्रैक्ट तो थे ही थे। चलता रहा। फिर टाइम आया कोविड का। कोविड के बाद थोड़ी सी चीजें बदली, सब सारा कुछ बदल गया, सारे कुछ लोग इधर उधर हो गए। 2 से 3 साल का चला गया, तो समय वहां पर पता चला कि क्या लाइफ है क्या नहीं है। इसके बाद पढ़ाई आगे चलती रही नॉर्मल सी। इसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि साइड पे कुछ कर लेते हैं। फिर यहाँ पर एक जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज है जी, उसमें मैंने फार्मा का स्टार्ट किया कोर्स। करता रहा, समय के साथ साथ वो भी करता रहा, बट उसपे मुझे कोई मतलब वो एक दिखा कि स्कोप है, बहुत अच्छा फ्यूचर है मेडिकल लाइन पे। जी मेडिकल लाइन पे। और इसके साथ लगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम कुछ ज्यादा जो मैं मतलब गेन कर सकूं, जिससे मेरा मतलब कुछ ऐसा मुझे लगे कि मैं आगे फ्यूचर में अच्छा कर सकता हूँ। इसके साथ साथ मैंने अपना साइड पर रहकर आईटीआई भी कंप्लीट कर लिया। अच्छा, साथ में आईटीआई भी किया। इसके बाद गवर्नमेंट आईटीआई कंप्लीट करने के बाद मैंने फिर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया फार्मा के कोर्स पे जी। चलता रहा। और एक टाइम बाद आपको ये लगने लगता है कि आप इस पे आगे नहीं कर सकते हैं कंटिन्यू, या हम एक बार ये ट्राई कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम पढ़ाई कर सकते हैं। देन फिर मैंने डिसाइड किया कि हम पढ़ाई करेंगे। तो जो चीजें मतलब 2015 के बाद 3 साल तक आपने पढ़ाई की थी, इसका फिर जैसे ही भटके जी वहां से लेकर के आपको कोविड के बाद जी तब आपने स्टार्ट किया फिर से। जी कोविड पे मुझे एक वैकेंसी मिल गई रेलवे ग्रुप डी। उसका कोविड की वजह से एग्जाम लेट हो गया, वो हुआ है 2022 पे। उस बीच में मुझे समय पता चल गया कैसे क्या होता है।
उस बीच में मैंने जी जान मेहनत की, 10-10, 15-15 घंटे पढ़ाई की और मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी में दिल्ली जोन से मेरा सिलेक्शन हो गया। बट मैं उसपे फाइनल कट ऑफ से बाहर हो गया, 0.5 नंबर से बाहर हो गया। तो ये 0.5 से बाहर होना मतलब ये है कि और आज जो सिलेक्शन आपका हुआ है जी आरआरबी टेक्नीशियन पे हुआ है, तो ग्रुप डी और 0.5 क्योंकि ग्रुप डी 10th लेवल पे ही है जी तो नॉर्मल हुआ होगा। और ये जो आपका इसमें हुआ है प्लस आईटीआई पे हुआ है, 10th प्लस आईटीआई है। तो इसके साथ ये मतलब हम लोग एक संदेश दे सकते हैं हमारे साथी जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये निकल करके आता है कि अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, छोटी हो या बड़ी, तो अगर आपका कंटिन्यू फ्लो है, बेसिक अगर आपका कंप्लीट है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका सिलेक्शन अगर ग्रुप डी में नहीं हुआ है तो आगे भी किसी में नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत है। आप उससे अच्छी में होंगे, उससे अच्छे सिलेक्शन मिलेंगे, उससे अच्छा सिलेक्शन लेंगे। उस बार मैं 0.5 नंबर से बाहर हुआ था, इस बार मेरे कट ऑफ से 5 नंबर ज्यादा है। तो जब वहां पर बाहर हुए तो एक टाइम फील आया होगा कि मेरे अंदर तो कुछ नहीं है। जी मेरे अंदर फील आया कि अब मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ग्रुप डी नहीं निकल पाया। जब मेरा ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकला तो फिर मैं क्या करूंगा जी। तो ये हमारे दर्शकों के बीच में, और हमने देखे जो भी इंटरव्यू पीछे हुए हैं, हमने एक एसआई का इंटरव्यू लिया था, उस एसआई के इंटरव्यू में भी यही था कि वो भाई का सिलेक्शन कांस्टेबल में नहीं हुआ, दोनों में नहीं हुआ था, और देन वो जाकर के फिर नायक एसआई बनता। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मतलब कांस्टेबल में नहीं हुआ, एसआई में हो गया। कांस्टेबल में किस्मत में लिखा हुआ था। कुछ लोग किस्मत की बातें कर रहे थे और कुछ लोग बातें कर रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीजें बनावटी होती हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो हमें बार बार कंटिन्यू ऐसे ही लोगों के साथ में जो घटता है वो घटित जो होता है वो हमको सारी चीजें शेयर करते हैं। तो अगर ऐसा एक झूठ बोलता तो दूसरा उसके लिए हामी नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि वो जो बोलते हैं सत्य होता है कि अगर फिर ये चीजें आपके साथ भी कई बार हुई होंगी कि आपका सिलेक्शन कहीं रुका होगा, तो हो सकता है उसके आगे आपका सिलेक्शन और ज्यादा हुआ हो, कहीं फाइनल से बाहर हो गए हो, तो ये चीजें होती है। अब मेरे साथ ही हुआ 2022 में, मैं ग्रुप डी से बाहर था, आज मैं उससे ऊंची पोस्ट पे हो रहा है, 2 साल पे बाद ही सिलेक्शन पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि आप बेसिक आपका पीछे का जो था वो कंप्लीट था और वहां से आपको एक बूस्ट मिला कि नहीं हमारा भी यहाँ 0.5 से है, तो ऐसा नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो देन आगे फिर एक ये मिलता है कि चलो ठीक है, लेकिन वहां से 2 चीजें लाइनें क्लियर होती हैं कि या तो आपको सिलेक्शन नहीं हुआ, आप डिमोटिवेट होकर के वहीं से अपना डायरेक्शन चेंज कर दे, बदल ले। वहां से हमारे पास 2 पॉइंट रहते हैं, या तो मैं करूँ कि पढ़ाई कंटिन्यू करूँ, या तो फिर मैं छोड़कर कुछ करने लगूं। बट मैंने क्या सोचा कि मैं कंटिन्यू करूंगा। इसके साइड पे मैंने अपना जीएसवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया और मैं वहां से फार्मा भी करने लगा कि मेरे पास साइड का भी कुछ होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन मैंने अपने पास रखा, मतलब बैकअप के लिए होना चाहिए कि मैंने लाइफ में कुछ तो किया। तो मतलब ये हो जाता है कि आगे जब भी कोई चीजें होंगी, अगर नहीं होता बाई चांस सिलेक्शन कहीं पे, तो आगे हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे हम साइड में अपना काम साइड में कुछ कर स्टार्ट कर सकें। तो इससे ये हो जाएगा कि आप कभी न्यूट्रल नहीं होंगे, बैकअप आपके पास होना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो ये चीजें जब निकल के आती हैं तो आप ये बताइएगा कि सिलेक्शन के लिए ग्रुप डी में आपने कितने घंटे तक लगभग पढ़ाई की थी? ग्रुप डी में ऐसा था कि मैंने करीब 6 to 8 मंथ तैयारी की। 6 to 8 मंथ। हाँ, और मैं समथिंग 10 से 12 घंटा पढ़ता था। मेरा बेसिक बिल्कुल क्लियर हो चुका था। बिल्कुल मतलब ये था कि मेरा फाइनली हो गया है। मेरे कट ऑफ से उस बार भी रनिंग से और उसके बीच में मेरे 8 नंबर ज्यादा थे, बट कट ऑफ 9 साढ़े 8 नंबर बढ़ गया था। इस वजह से मैं 0.5 से बाहर हो गया। और मैं जिस जोन से मैंने फॉर्म भरा था केवल वही एक ऐसा जोन था जहां से मैं बाहर था, और 20 जोनों से अंदर था। मतलब 21 जोन थे जिसमें से मैं 20 में अंदर था और एक से ही बाहर हो गया था। जहां से डाले तो वहीं से बाहर। जी। अगर अदर किसी जोन से होता तो आगे सिलेक्शन इजीली हो जाता। ये वही होता है कि 90% मेहनत और 10% भाग्य के ऊपर चला है। वो मेरा भाग्य था। वो भाग्य था मेरा, लेकिन भाग्य को कुछ और ही लिखा था। तो आज जो सिलेक्शन आपको हुआ वो आरआरबी टेक्नीशियन पे हो रहा है, तो उससे एक लेवल पे आ गई है आप। तो ये आरआरबी टेक्नीशियन के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जब इसका फॉर्म आया था अप्रैल 2024 में, मैंने फॉर्म डाल दिया। और कॉलेज अगर आप जाते हैं तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता है, बट मैं कॉलेज भी जाता था और पढ़ाई भी करता था। मतलब जो भी समय मिलता था 3 से 4 घंटे 5 घंटे। इसके बाद कंटिन्यू था, मैंने कंटिन्यू पढ़ाई की, कंटिन्यू 2-3 महीने पढ़ाई करता रहा। इसके बाद एक फेज आया कि एग्जाम होने का डेट आया कि दिसंबर में होना, तो 4 महीने। इसके बाद ये था कि सितंबर के बाद से मेरा कॉलेज भी बंद हो गया। इसके बाद मैंने प्रॉपर लाइब्रेरी ज्वाइन की। इसके बाद प्रॉपर पर डे 17 से 18 घंटे केवल पढ़ाई, और कुछ नहीं मतलब था मुझे, केवल और केवल जी जान मेहनत की पढ़ाई की। तो ये लास्ट के 2 से 3 महीने 4 महीने तो 4 महीने आपने लगभग 16 से 18 घंटे तक पढ़ाई कंटिन्यू की। तो ये एक बड़ा संदेश आता है कि जो लोग एग्जाम पे टाइम पे पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि एप्लीकेशन होना है, एप्लीकेशन किया, आवेदन हुआ, जब डेट आएगी तब हमारी पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी फॉर्म पढ़ते हैं वो ऐसे ही सारे लोगों के पढ़ते हैं जो एग्जाम के टाइम पे ही पढ़ते हैं या फिर एग्जाम की डेट आने के बाद पढ़ते हैं। तो उन लोगों का सिलेक्शन
सिलेक्शन नहीं होना है, भाई सामने बैठे हुए हैं और इनका कहना यही है सीधे सीधे कि उसके पीछे आपका बैकअप लगेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, साल 2 साल 4 साल समय खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के आप किसी एक पोस्ट के लिए दावेदारी ठोक सकते हैं। क्योंकि भीड़ में चलना एक अलग चीज है और भीड़ में से हट के कुछ अलग निकलना एक अलग चीज है। अब मैं आपको बताता हूँ 2019 वाली जो वैकेंसीज थी उसमें 1 लाख पोस्ट थी, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 1 लाख में 1 लाख में इस बार 12,000 थी, तो डिमोटिवेशन वहां पर भी आया होगा। वहां पर आया पर मेरा 12,000 में हो गया। हाँ, वही चीज है कि 1 लाख में नहीं हुआ और 12,000 में हो गया। मतलब वही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एक ले लेते हैं कि 60,000 वैकेंसी आई थी, नहीं हो पाया, अब आगे फिर से यूपी पुलिस की आने वाली है, एसआई में 4,000 वैकेंसी आएगी, हो सकता है वहां पर सिलेक्शन हो जाए, होगा बिल्कुल, जो कंटिन्यू पढ़ाई करेगा उसका होगा, बिल्कुल होगा। तो इससे ये एक संदेश है कि आपको अपने 90% मेहनत कीजिएगा, 10% तो भाग्य का साथ ही देता है। तो वही है ना कि भाग्य कितना, देखिए आपने जैसे बताया कि ग्रुप डी में हमारा 20 जून से सिलेक्शन था, एक जून से नहीं था, उसी से फॉर्म पड़ा हुआ, वो मेरा भाग्य था, ये भाग्य है। तो इस पर भी कुछ चीजें छोड़ी जाती हैं, बाकी भाग्य भी तभी साथ देता है जब आपकी मेहनत तगड़ी होगी, तो भाग्य भी घूम फिर के आपके पास ही आएगा। भाग्य घूम अब आप ये चीज अब बोल सकते हैं कि मैंने वो मेहनत की तो आज मुझे आरआरबी टेक्नीशियन पे जॉब मेरा दोनों चीजें मिली, भाग्य भी साथ दिया, भाग्य ने भी साथ दिया और तो इसका मतलब ये था कि मेहनत में कुछ कमी रही तो भाग्य भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। भाग्य कुछ ना कुछ मेहनत में तो कमी थी। भाग्य देखो तभी डिसाइड होता है जब आपकी मेहनत करते हैं, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो ये सारी चीजें हैं सिलेक्शन के लिए। तो ओवरऑल हमारे सभी इन दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आरआरबी, अभी देखिए अभी आरआरबी एलपी की एग्जाम होने हैं, आरआरबी ग्रुप डी का भी फॉर्म पड़ा हुआ है, ग्रुप डी का आपको पूरा एक्सपीरियंस है, यहाँ तक की मतलब मेडिकल सब कुछ फाइनल तक का सिलेक्शन का एक्सपीरियंस है, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाए ये लोग और कितना समय देना चाहिए। सबसे पहले तो डिमोटिवेट नहीं होना है, जी जान से मेहनत करनी है, आपको अपना 100% देना है, इसके बाद जो होगा वो आपका लक है, आपको अपना 100% देना है। इसके बाद एक स्ट्रेटजी से पढ़ाई करनी है कि हमको इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है, और जैसे ही आप जैसे जैसे तैयारी करेंगे 90% आपकी पढ़ाई, 10% आपका लक। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो बोलते नहीं कि किस्मत जो होती है हाथ की लकीरें बदल देती है, पढ़ाई तो वो होता है, बदल देती है। इसके बाद अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे तो आपका एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी। वैकेंसीज भी अच्छी हैं, 32,000 वैकेंसी है समथिंग, इजिली जॉब लग भी सकती है। तो वही है कि अगर मेहनत आपने अच्छी की है तो लकीरें बदल जाएंगी, लकीरें बदलती हैं, डिपेंड करता है, लकीरें बदलती हैं। तो ये संदेश सारे लोगों ने हमसे बोल दिया था कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अच्छा, सारे लोगों ने बोल दिया था, रिलेटिव्स ने, दोस्तों ने, सबको खुद को भी लगने लगा था कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बट मुझे ऐसा लगा कि मेरा हो सकता है। देखिए मेरा हो गया, 6 महीने में हो गया। तो ये चीजें अच्छा ये भी डिसाइड करती हैं कि आपका ग्रुप सर्कल क्या है, ग्रुप सर्कल क्या है मेनली इंपॉर्टेंट करता है, ये इंपॉर्टेंट करता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको वहां से मोटिवेशन मिलेगा, डिमोटिवेशन मिलेगा। जी हमारा फ्रेंड्स का सर्कल था, 3 से 4 लोग थे हम लोग, धीमे धीमे सब सेटल हो रहे हैं, धीमे धीमे सारे सेटल ही हो रहे हैं, बट हम लोगों ने कभी होप नहीं छोड़ी। हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, आपस में ही जो करते थे डिस्कशन करते थे, किसी चौथे को या पांचों को इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि हमको पता था पांचवा आएगा तो कुछ ना कुछ गलत ही सोचेगा, कुछ ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं। ये चीज हर के साथ सभी के साथ तालमेल बिठा पाना एक बड़ी चीज होती है। तो उसमें ये होता है कि ठीक है 2-4 का सर्कल है, पढ़ाई के लिए भी एक बेहतर, पढ़ाई के लिए भी बेहतर है, जो भी करना है हम लोगों को 4 लोगों को साथ में करना है, जो दोस्त बने थे उनके साथ ही सब कुछ करना है, क्योंकि एक एज के बाद आपको ये चीज समझ में आने लगती है कि इम्पोर्टेंस किसकी क्या है। तो आरआरबी के लिए जो आपने पढ़ाई की वो कहाँ से की थी? मैंने ऑफलाइन ही सारी जो मैंने ग्रुप डी के समय सब ऑनलाइन लिया था, बट मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे ऑफलाइन ही करनी चाहिए। सारी बुक्स मैंने ली, एक एक क्वेश्चन लगाया, एक एक जितने भी प्रीवियस ईयर लगाए थे 1998 से अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर थे, मैंने सारे एक एक क्वेश्चन लगाए, और मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो एग्जाम में मुझे आता ना हो। मेरे मैथ और रीजनिंग में फुल नंबर 25 में 25 आए हैं, 25 में 25 आए, और जीएस मैंने पढ़ी नहीं थी क्योंकि मेरे एग्जाम में जीएस 10 नंबर की आती थी। मैं 90 नंबर का लेकर गया था कि 90 नंबर पे मुझे इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं 80 नंबर ले आऊंगा, मेरा कॉन्फिडेंस था, और मेरे नंबर आए 79 तक मेरे पहुंचे, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस लेके गया था कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। तो जिन सब्जेक्ट का मार्जिन अधिक रहता है उनमें आपने पूरा मैंने उनको ही पूरा टाइम दिया, मुझे लगा कि मैं इनमें गेन कर सकता हूँ। मेरा गेन भी हुआ, मेरे मैथ में 25 में 25 है, रीजनिंग में 25 में 25 नंबर। तो एक ये यहाँ से निकल के आता है कंक्लूजन इसका कि अगर आपको जो सब्जेक्ट वीक है जी और उसका पोर्शन यदि कम है जी तो आप उस पर थोड़ा सा फोकस कम कर सकते हैं, फोकस कम करके जो आपका मजबूत है आप उसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि हमको इसको पूरे पे पूरे लाने हैं, फुल पे फुल हमको, तो वो आपको एक मेरिट पे चढ़ाएगा, वो आपको सफलता तक ले जाएगा, और अदर लोगों से वहीं पे आप आगे हो जाएंगे, वहीं पर आप आगे हो जाएंगे। जो क्योंकि कंपटीशन पे आप जहाँ भी जानते हैं कि पॉइंटों का कितना फर्क पड़ता है, और अगर आप मैथ रीजनिंग पे अगर आपको लगता है कि आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप फुल में फुल नंबर ला सकते हैं तो आप लाइए, बिल्कुल। और यदि अगर आपके कोई सब्जेक्ट कमजोर हो रहे हैं
और उनका अगर मार्जिन कम है, अगर उनका मार्जिन ज्यादा है और कमजोर है सब्जेक्ट, तो फिर आपको फोकस करना पड़ेगा। जी जी जी, फिर तो बेहतर करना पड़ेगा, बेहतर करना लेकिन पड़ेगा। अगर उसका जैसे बताया कि जीएस का 10 नंबर का था, मुझे पता था कि कमजोर है, कि मेरा कमजोर तो है, इस पे हम ज्यादा इसका फोकस ना रीजन करें। था कि ग्रुप डी और उसके बीच में मैं मेडिकल कॉलेज जाने लगा था, तो मेरी पढ़ाई का स्टडी, आप जब कहीं के जाने लगते हैं तो आपको पता होगा कि अगर आप 9 से 4 जा रहे हैं तो आपका उस लेवल की पढ़ाई का लेवल नहीं बन पाता। तो मैंने सोच लिया था कि जीएस में मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, इस वजह से मैंने जो साइंस, यहाँ इसमें मैथ, रीजनिंग और साइंस और जीएस आती है, मैंने 3 टॉपिक को बिल्कुल कवर कर लिया 4 महीने में, बिल्कुल होता नहीं कि बिल्कुल कवर कर लिया। और वैसा हुआ भी, मेरे मॉक पे भी अच्छे नंबर आते थे, ऐसा नहीं था कि मॉक पे 71, 72, 75 ऐसे ही नंबर मॉक पे भी आते हैं। तो इस वजह से मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं एग्जाम निकाल लूंगा। हाँ, बेहतर हो सकता है। हाँ, जो अगर मॉक आप दे रहे हैं प्रीवियस ईयर का, आपने सारा कुछ मुझे तो डिपेंड करता है कि जो एग्जाम हम लोग पास करते हैं, इस पे ज्यादातर रोल मॉक का ही होता है। मॉक का ही होता है। मुझे लगता है मैंने एक दिन में 3-3, 4-4 मॉक दिए हैं, और ऐसा नहीं था कि केवल मुझे टेक्नीशियन की तैयारी करनी थी, केवल मुझे टेक्नीशियन का मैं मॉक देता था, आरपीएफ का मॉक देता था, ग्रुप डी का मॉक देता, एलपी का देता, सारे मॉक देता था। तो इससे ये एक चीज मतलब क्लियर हो जाती है कि अगर आपने एक चीज का फॉर्म अप्लाई किया है, लेकिन आपने मॉक जो भी दिए हैं, तो उससे प्रैक्टिस करके जो आपका बनता है, तो उससे जाकर के कहीं न कहीं प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंस देती है। कॉन्फिडेंस देती है। पहली बार आप जब एग्जाम देंगे, मॉक देंगे, तो आपके नंबर हो सकता है कम आए, बट आप अगर कंटिन्यूटी करते रहेंगे, तो एक टाइम पर आएगा कि आपको एक नंबर आएंगे और आपको लगेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा। मॉक देने के और क्या फायदे हो सकते हैं? मॉक देने का ही मेन फायदा है, आपको एक तो इसमें स्ट्रेटजी बनेगी अच्छी, उसके बाद आपका जो होगा कि हमको ये क्वेश्चन नहीं करना है, ये करना है, ये करना है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि ये ऑप्शन शायद सही हो, ये ऑप्शन शायद, वहां पे समय बचाती है, समय बचाती है। अब मैं आपको बताता हूँ अपने एग्जाम की स्ट्रेटजी। जब मैं एग्जाम देने गया तो मैंने काफी समय से एग्जाम नहीं दिया था, तो मुझे अनुभव नहीं था, 2 साल से समथिंग मैंने एग्जाम नहीं दिया था। तो हुआ क्या, मैंने करीब 70 क्वेश्चन कर डाले और मैंने सेव एंड नेक्स्ट नहीं दबाया, बट मैंने इतने मॉक दिए थे कि मुझे इतना अनुभव हुआ कि मैं आधा घंटा में पूरा पेपर हल कर दिया। उसके बाद भी, इसके बाद भी पूरे आधा घंटे में पूरा एग्जाम सॉल्व कर दिया और मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। ये होता है एक मॉक का मजा। जी। और इससे आप ये भी तय कर पाएंगे कि आपको समय कितना लग रहा है, समय कितना लग रहा है। अगर आप मॉक दे रहे हैं तो मुझे ऐसा फील आता है कि आप जो वहां पर समय पीरियड हमको दिया जा सकता है, उसमें दोबारा से पूरे एग्जाम को रिकॉल कर सकते हैं, पूरा एग्जाम रिकॉल, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। बिल्कुल। तो मॉक के ये फायदे होते हैं। तो इसके लिए आप ऑफलाइन मॉक दिए, ऑनलाइन? मैंने सारे ऑनलाइन टेक्स्ट बुक पे मॉक दिए। टेक्स्ट बुक पे? जी जी, टेक्स्ट बुक का एक काफी अहम रोल रहता है। बिल्कुल। तो मैंने तो ये सुना है कि टेक्स्ट बुक का अगर आपने मॉक दिया है तो उसका लेवल हमेशा, जो भी उसके मैंने एग्जाम देखे, सारे लेवल उसका हाइट, अगर आपने टेक्स्ट बुक के मॉक पे कट ऑफ क्लियर कर लिया तो आपका एग्जाम क्लियर है। ये बात आप समझ लीजिए, कितना भी हाई कट ऑफ जाए, क्योंकि हमेशा जो टेक्स्ट बुक का मॉक है वो नॉर्मल से जो एग्जाम होता है उससे हाई रहता है। जी जी, एग्जाम जो भी होगा आपका उससे हाई रहेगा, और ऐसा नहीं होता है कि वहां पे मतलब केवल 50-50% का कुछ ऐसा हो। वहाँ पे लगभग अगर आपके 100 क्वेश्चन है तो 75% आपको हाई लेवल पे ही मिलेगा। हाई लेवल पर ही मिलेगा, ये मजा है। 25 क्वेश्चन जो आपके मिलेंगे वो जनरल में मिल जाएंगे, सब सॉल्व हो जाएगा। जी जी जी। देखिए, कोई भी एग्जाम हो उसमें 100 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें 70% नंबर हर एक लड़का लाता है। 70% के बाद ही हमारा चालू होता है, वहीं से सिलेक्शन होता है, सारा सिलेक्शन वहीं से होता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं कि मॉक का क्या रोल होता है, कितने घंटे हमको स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करना चाहिए। तो ओवरऑल हमारे सभी साथी जो एग्जाम देंगे, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो क्या एक संदेश उनके लिए होगा, एक लाइन पे आप थोड़ा सा बताइए। आप पढ़ाई करते रहिए, किसी को मत देखिए कोई क्या बोल रहा है, आपको केवल आपको ये दिखाना है कि हमारे अंदर ये है पोटेंशियल, हम आपको ये प्रूफ करके दिखाएंगे। मुझसे भी बहुत लोगों ने बोला था कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, बट हुआ। बट सबके साथ जब जो मेहनत करेगा उसके साथ सब कुछ अच्छा होगा, बदलेगा एकदम। लोगों का तो काम ही है बोलना, लोगों का काम है बोलना, और इसके बाद फिर उनको उससे कोई लेना देना नहीं, बोलना ही है। अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपके अच्छे के फेवर में बोलेंगे, अगर आप बुरा करेंगे तो बुरा। आप एक लेवल में पहुंच जाएंगे तो फिर आपको वो फेवर करेंगे, बट अगर आप निम्न होंगे तो फिर वो आपको निम्न में ही गिराएंगे। बिल्कुल। ये चीजें होती है कि अगर कोई मकान बना हुआ है, गिरा हुआ है, तो ईंट लोग उसी से निकालेंगे जहाँ से 2-4 ईंटें निकली होती है। अगर बना हुआ है तो उसकी तरफ जो है तो सैल्यूट करके ही निकलेंगे, बातें होती है। तो चलिए खैर, थैंक यू भाई, ये इंटरव्यू देने के लिए हम आपके पास आए, आप इसके लिए रेडी हुए। तो क्योंकि इंटरव्यू मिलना एक बहुत ही मतलब बड़ी चीज है, मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता रहता हूँ बराबर कि मैं ऐसे इंटरव्यू शूट करता रहूँ जो आप लोगों के लिए फायदेमंद हो। ओवरऑल हमारे दर्शकों के लिए एक कोई ऐसी लाइन मतलब जो आपको हमेशा मोटिवेट करती रही हो, या फिर कुछ आप बोलना चाहे हमारे व्यूअर्स को, दर्शकों को? व्यूअर्स को ये बोलना चाहूंगा कि आपको पहली बात तो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, जो बोल रहा है वो बोलने देना है। इसके बाद मैं आपको एक लाइन पे बोलना चाहता हूँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल समुंदर भी आएगा, थक करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। गुड, वेरी गुड। तो ये एक मोटिवेशन लाइन है जो भाई को
प्रभावित की होगी कभी ना कभी, इस लाइन ने हमको हमेशा प्रभावित किया है। तो इससे मतलब आप लोग खुद को अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग इन सारी चीजों पे एक बार फोकस करिएगा और आगे बढ़ने में मोटिवेट करिए और आगे पढ़िए। ये आपको कुछ करना है लाइफ में। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू इस वीडियो को देने के लिए। थैंक यू।